तो अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ने जितने भी उसके मेजर टॉपिक्स थे, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड टॉपिक्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल, कंप्लीट सेल, नस्ट इक्वेशन या इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड टॉपिक्स, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑब्लिक लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स, करंट एफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हम लोग ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमें, कैथोड पे और एनोड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सम कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। थ्योरेटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर में। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रटने वाला टॉपिक है, इसे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो बैटरीज या सेल्स ये हैं क्या? बैटरीज बेसिकली आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? अ डिवाइस which is used to convert chemical energy into electrical energy। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और वो उस रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके आपको प्रोवाइड करते हैं। उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही फॉर्म है बैटरी या प्राइमरी सेल्स। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हम लोग ने पढ़े थे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो बैटरी हो गया, अदरवाइज सेल है। जैसे आप अपने घर में रिमोट के लिए सेल लेकर आते हैं, है ना, या वॉल क्लॉक के लिए सेल लेकर आते हैं, तो वो एक सिंगल सेल है। अगर एक से ज्यादा सेल्स, कई सारे सेल्स लेकर और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब एक का कैथोड दूसरे कैनोड से, फिर उसका एनोड कैथोड नेक्स्ट कैनोड से, फिर उसका कैथोड नेक्स्ट कैनोड से, इस तरह से अगर उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये जो कनेक्शन होगा मोर देन वन सेल्स का आपस में सीरीज कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड बैटरी। अब ये जो कॉमर्शियल सेल्स हैं ये मेनली टू टाइप्स के हैं। कॉमर्शियल सेल्स टू टाइप्स के, नंबर 1 प्राइमरी सेल्स, नंबर 2 सेकेंडरी सेल्स और नंबर 3 आपका फ्यूल सेल्स। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूल सेल्स क्या है? प्राइमरी सेल बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसा सेल जिसका केवल सिंगल यूज कर सकते हो, एक बार इसे यूज करोगे ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका रीयूज पॉसिबल नहीं है। जैसे घर में जो हम लोग नॉर्मल सेल लेकर आते हैं वो रीयूजेबल नहीं है, एक बार आप यूज करते हैं उसके अंदर जो भी केमिकल हैं वो रिएक्ट कर लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, केमिकल एनर्जी का लिबरेशन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन एक बार केवल, आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? इनको रीयूज कर सकते हो, यानी कई बार इनका यूज हो सकता है। इनको जब ये डिस्चार्ज हो जाए तो आप रिचार्ज कर लोगे और फिर यूज कर लोगे, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी। तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई, फिर आपने रिचार्ज कर लिया, फिर डिस्चार्ज हुई, फिर रिचार्ज कर लिया, फिर डिस्चार्ज हुई। तो ये क्या हमारे सेकेंडरी सेल्स है। और फ्यूल सेल्स का मतलब होता है ये कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें एनर्जी का सोर्स फ्यूल्स होते हैं। जैसे अभी जो नॉर्मल सेल है, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो या रिमोट कंट्रोल के लिए जो सेल लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर क्या केमिकल सब्सटेंसेस फिल्ड आपने भरे हुए, कैथोड एनोड लगा रखे हैं, उनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है और उसकी एनर्जी को वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल्स में फ्यूल्स से एनर्जी बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन से बनाएंगे, ऑक्सीजन से बनाएंगे, मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज इसमें कम होते हैं। तो ये हमारे तीनों टाइप के। तो प्राइमरी सेल का मतलब जिसका रीयूज नहीं कर सकते, केवल एक बार इसमें यूज हो सकता है, एक बार ही में ही ये डेड हो जाएगा। सेकेंडरी सेल्स
जिनको बैटरीज भी, सेकेंडरी सेल का ही दूसरा नाम बैटरी है। जब कभी भी हम बैटरी कहते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके टू व्हीलर कार में बैटरी लगी है, आपकी बाइक में, एक्टिवा में बैटरी लगी है, तो जब आप रनिंग मोड में होते हैं, जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उससे वो रिचार्ज हो जाता है, फिर डिस्चार्ज हो रहा, रिचार्ज हो रहा, वो प्रोसेस चल रहा है। इन्वर्टर की बैटरी, तो बैटरी का मतलब ही सेकेंडरी सेल का ही नाम बैटरी है। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? इनमें क्या डिफरेंसेस है ये समझ में आ गया? यस सर। अब जो प्राइमरी सेल है उसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। ये टू इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल यानी बैटरीज, इसके टू इंपॉर्टेंट टाइप्स है, लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर बैटरी जो होती है, और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, निकैड सेल भी कहते हैं। फ्यूल सेल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब जरा वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का पहला एग्जांपल है ड्राई सेल। ड्राई सेल जो आप अपने घर में नॉर्मली यूज करते हैं, आपने देखा वो जो टॉर्च के लिए सेल लाते हैं, जो आप रिमोट कंट्रोल के लिए सेल लाते हैं, जो आप वॉल क्लॉक के लिए, टॉयज के लिए, ये जो सेल्स लाते हैं ये ड्राई सेल है। और दूसरा जो एग्जांपल इसका पढ़ेंगे वो है बटन सेल। बटन सेल कौन से होते हैं? बहुत छोटे से बटन की तरह होते हैं, जैसे आपने रिस्ट वॉच में जो यूज करते हैं, देखा ना बटन सेल, तो वो भी प्राइमरी सेल के एग्जांपल होता है। अब पहले आते हैं जरा ड्राई सेल में। थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको रटना पड़ेगा। ड्राई सेल इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल का ये एक फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है। याद क्या करना है, क्वेश्चन क्या आता है इसमें, किसी भी सेल या किसी भी बैटरी को जब आप पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल को या प्राइमरी सेल को, तो पहला सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कैथोड किस मटेरियल का है, एनोड किस मटेरियल का है, इसको याद करना है। नंबर वन, दो तीन चीजें ही आती हैं मेन। नंबर वन, एनोड किस मटेरियल का है। नंबर टू, कैथोड किस मटेरियल का है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड पे प्रोसेसेस क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है, एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है। और प्राइमरी सेल है तो उसका वोल्टेज कितना है, ईएमएफ कितना। तो ये जो हमारा ड्राई सेल है, इट इज अ सिलेंड्रिकल जिंक। इसमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड। इसमें क्या होता है, जिंक का एक कंटेनर होता है, और ये जो जिंक का कंटेनर है, ये जिंक का कंटेनर है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह, एनोड की तरह एक्ट करता है। ये आप देखिए बीच में कार्बन की रॉड आपने लगाई हुई है, ये कार्बन रॉड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड का काम है। इसके बीच में यहाँ पर, यानी ये जो जिंक का कंटेनर, ये पूरा जिंक का कंटेनर कंटिन्यू रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ऐसे कंटेनर, ये पूरा कंटेनर ही जिंक का है। इसके बीच में ये कार्बन की रॉड आपने लगाई है, लेकिन कार्बन की रॉड जिंक की रॉड को या जिंक के कंटेनर को टच नहीं करेगा। तो बीच में आपने देखिए एक क्या लगा रखा है, इंसुलेटर लगा रखा है, ये रेड कलर का। इंसुलेटर का पर्पस क्या है कि जो हमारा कार्बन की रॉड है, जो ग्रेफाइट की रॉड है, वो जिंक कंटेनर के यानी एनोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। बीच में सेपरेशन के लिए हमने एक इंसुलेटर लगा रखा है। इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने पाउडर कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड फिल कर रखा है, और अमोनियम क्लोराइड, एक्वस अमोनियम क्लोराइड। और बीच में एक्वस अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है यहाँ एक्वस अमोनियम क्लोराइड है, और यहाँ पर आपने MnO2 और कार्बन फिल कर। इस कार्बन जो ग्रेफाइट है, इसके ऊपर एक मेटालिक कैप लगा होता है। जब आप सेल देखते हो तो सेल में आपको केवल इतना पोर्शन दिखता है। आप प्राइमरी सेल जब मार्केट से लेकर आते हो तो यही पोर्शन दिखता है, बाकी जो उसका ग्रेफाइट का रॉड है वो तो अंदर उसके सेल के अंदर है, तो वो आपको दिखता नहीं। और ये जो जिंक का कंटेनर है ये भी आपको नहीं दिखता, क्योंकि इसके ऊपर क्या करते हैं, कवरिंग करके वो कंपनी अपनी ब्रांडिंग करती है। जो भी आप सेल लेकर आते हैं उसका नाम लिखा होता है। तो कभी अगर आपने कभी अगर उस सेल को तोड़कर देखा हो तो तब उसमें देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक मटेरियल आपको मिलेगा, कार्बन दिखेगा उसके अंदर।
ठीक है, तो आप अच्छा उसमें प्लस माइनस कैसे होते हैं जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, उसमें देखो ये प्लस होता है, कौन, उसमें भी देखिए ये प्लस होता है अगर आप ध्यान देंगे तो, ये कार्बन की रॉड। और यहाँ पर जिंक का जो कंटेनर है, क्योंकि कंटेनर का बॉटम उसमें छोड़ दिया जाता है, बॉटम को कवर नहीं किया जाता है, तो जो ये बॉटम है, ये बॉटम ही उसमें निगेटिव होता है उस सेल में। ध्यान दिया है कभी आपने? Yes, sir. कभी आप उस सेल को जब लगाते हैं रिमोट में तो देखो प्लस माइनस उसमें भी लिखा होता है ना कैसे अरेंज करना है। तो आप उस Yes, सेल sir. को देखोगे तो जनरली जो सेल का ये वाला पार्ट है, मेटालिक कैप जहाँ लगा होता है, यही आपका प्लस रहता है। तो यहाँ देखिए आप, इसका Yes, sir. प्लस इलेक्ट्रोड है ये, ऐसे भी याद कर सकते हैं ना। Yes, sir. अब ये तो सेल का स्ट्रक्चर हो गया, अब ये सेल काम कैसे करता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें बना जो याद करने के लिए, वो क्या है कि इसमें ड्राई सेल में जिंक का एनोड है, नंबर नंबर 2, अ ग्रेफाइट रॉड प्लेस्ड इन द सेंटर बट नॉट टचिंग द बेस, बीच में हमने इंसुलेटर लगा रखा है, एक्ट्स एज कैथोड। यानी जो कैथोड है, दूसरा क्वेश्चन, कैथोड किस मटेरियल का है? ग्रेफाइट का या कार्बन। The space between the anode and cathode is so packed that the zinc container is in touch with the paste of MnO2 and graphite. MnO2 सॉरी NH4Cl। ये जो जिंक का कंटेनर है वो किसके कांटेक्ट में है? Ammonium chloride. NH4Cl के कांटेक्ट में है। इसके सराउंडिंग में NH4Cl हमने फिल कर रखा है, ठीक है ना। और जो Yes, ग्रेफाइट sir. रॉड है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, उसके सराउंडिंग में क्या है? पाउडर्ड So MnO2, powdered carbon. पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। ठीक है, क्लियर हो गया? यही तो भरा हुआ है। Yes, sir. तो ग्रेफाइट रॉड है, इसके आसपास क्या फिल कर रखा आपने? इसके आसपास ये पाउडर्ड कार्बन और MnO2 के पाउडर्ड फॉर्म है, और जो जिंक का कंटेनर है उसके आसपास NH4Cl भरा हुआ है। ठीक है, अब होगा Yes, क्या? sir. इतनी चीजें ध्यान रखनी है, यानी क्या क्या ध्यान रखना है? एनोड किसका है? जिंक का। कैथोड किसका है? कार्बन का या ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? NH4Cl, जिंक के आसपास MnO2 एंड कार्बन, कोक। ये सब आपने पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट हो। The graphite rod is fitted with a metal cap and the cylinder is sealed at the top with pitch. The zinc container is covered with a cardboard to protect it from the atmosphere. ये पूरा स्ट्रक्चर। अब रिएक्शंस पे आते हैं। रिएक्शन क्या होता है इस सेल में, ये याद ही करना है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। The reaction taking place at the electrodes can be represented in a simple manner as follows. जो जिंक का कंटेनर जो कि एनोड है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे MnO2 जो आपने लिया हुआ कैथोड पे, वो NH4+ आयन अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिडक्शन होता है, MnOOH मिलता है। MnOOH इज बेसिक मैग्नीज ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीज ऑक्साइड MnOOH प्लस अमोनिया गैस लिबरेट होता है। ये रिडक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर जो अमोनिया गैस फॉर्म हो रहा है, द अमोनिया गैस फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेटेड एज ए गैस, क्योंकि चारों ओर से सेल पैक्ड है, but combines immediately with the Zn2+ ions liberated in the anodic reaction to form टेट्राअमीन जिंक 2 आयन। जो अमोनिया गैस मिल रहा है कैथोड पे, वो बाहर तो नहीं निकल पाता है। एनोड पे जहां Zn2+ आयन बन रहा है फ्रॉम जिंक, उसी Zn2+ आयन से ये अमोनिया रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है ZnNH4 होल NH4 होल 2+, टेट्राअमीन जिंक 2 आयन। तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिंक आयन कॉम्प्लेक्स आयन में चेंज होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से इस सेल का वोल्टेज लगातार डाउन हो जाता है। ठीक है, द सेल, these cells have voltage in the range of 1.25 से 1.50। ठीक है ना, ये डिक्रीज करें लेंगे, दिस डिक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ द सेल। क्लियर? Yes, sir.
तो अभी तक देखिए कितने क्वेश्चन हुए। नंबर 1 जिंक एनोड है, ग्रेफाइट कैथोड है, NH4Cl, MnO2 और कार्बन, ये पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये पूरा। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, एनोड पे जिंक गिव्स Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे आपके पास रिएक्शन है बेसिकली जो कैथोड पे है वो MnO2 गिव्स MnOOH, अमोनिया गैस का लिबरेशन। ये अमोनिया Zn2+ आयन जो एनोड पे बन रहा है उससे रिएक्ट करेगा और वोल्टेज इसका डिक्रीज करता रहेगा। नेक्स्ट, इस सेल का जो वोल्टेज रेंज है वो 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट है। नॉर्मली जो आप मार्केट में सेल लेकर आते हैं इस टाइप के वो 1.5 वोल्ट के होते हैं उनका, अगर आप EMF देखेंगे तो। ड्रॉबैक क्या है इसमें? इस सेल के दो ड्रॉबैक है। नंबर 1, पहली ड्रॉबैक ये है कि इसका वोल्टेज धीरे धीरे डाउन होता जाता है। आप देखिएगा ये सेल जैसे आप मार्केट से लेकर आए, नया सेल लेकर आए तो अच्छा काम करेगा, फिर अगर आपने किसी टॉय में लगा रखा है फिर धीरे धीरे इसका वोल्टेज डाउन होता जाएगा। आप देखिए इसकी परफॉर्मेंस वीक होती जाएगी, उसके बाद डेड हो जाएगा। जैसे जैसे यूज करोगे इसका वोल्टेज पूरे टाइम पीरियड में लगातार डाउन होता जाता है तो फाइनली डेड हो जाएगा ये। और दूसरा ड्रॉबैक ये कि अगर आपने इस सेल को बहुत देर तक ऐसे ही रख दिया ओपन, मतलब मार्केट से जब लेकर आते हैं तब तो वो पैक्ड होता चारों ओर से, मॉइस्चर नहीं मिलता उसमें। वैसे क्या होता है कि अंदर उसके जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है NH4Cl, वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आप वो जिंक के कंटेनर को लगातार कोरोड करता रहता है अंदर ही अंदर। इससे क्या होता है कि जो सेल है वो वीक हो जाता है, या कुछ देर तक अगर बहुत दिन तक अगर सेल नहीं भी यूज करते तो अपने आप ही बेकार हो जाएगा। जिंक का जो भी आउटर उसका कंटेनर का आउटर लेयर है वो सब कोरोड होकर बेकार हो जाएगा। तो नहीं यूज करोगे तो सेल कुछ टाइम के बाद, उसका एक्सपायरी डेट है बेसिकली इसका, उसके बाद सेल खराब हो जाएगा। आप ऐसे किसी सेल को अगर घर में रख दीजिए और 6-8 महीने बाद देखेंगे तो जब आप उसे उठाएंगे तो आप खुद देखेंगे उसके जो बाहर कार्डबोर्ड वगैरह लगा वो सब गल जाता है। तो ये दो ड्रॉबैक है। पहली ड्रॉबैक क्या है, इनका वोल्टेज जो है वो डाउन हो रहा है धीरे धीरे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब अभी हम मर्करी सेल की बात करेंगे, बटन सेल जिससे कहते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो EMF है वो उसके पूरे लाइफ में कांस्टेंट रहता है, उसका डाउन नहीं होता है वोल्टेज। बंद अचानक हो जाएगा, जैसे आपका रिस्ट वॉच है तो रिस्ट वॉच में जो छोटा सा बटन सेल लगा होता है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अचानक बंद हो जाएगा। ये नहीं होगा कि धीमे हो जाएगी, पहले उसकी स्पीड कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वॉल क्लॉक में आप देखेंगे तो जैसे क्या होगा कि जब ये डाउन होने लगेगा इसका वोल्टेज तो क्या होगा कि वो जो आपकी घड़ी लगी हुई है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, धीमे धीमे सेल बंद होगा फिर फाइनली बंद हो जाएगा। बटन सेल में क्या होता है, अचानक जितनी देर तक उसकी परफॉर्मेंस रहेगी उतनी देर तक यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस रहेगी, यूनिफॉर्म वोल्टेज रहेगा, अचानक डेड हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तो ड्रॉबैक भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन जहां जहां बन सकते थे। EMF, दूसरा एक ड्रॉबैक ये कि इनका वोल्टेज टाइम के साथ डिक्रीज करता है, ये ड्रॉबैक कह सकते हैं। और एक ड्रॉबैक ये कि इनका कोई लॉन्ग लाइफ नहीं होता है, दे डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, क्योंकि इनका कोरोजन चलता रहता है अंदर जिंक कंटेनर का NH4Cl की वजह से, जब सेल ना भी यूज हो रहा तब। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्राइमरी सेल में आते हैं, मर्करी सेल। इसको हम लोग बटन सेल भी कहते हैं, ये भी प्राइमरी सेल है, इसमें भी ध्यान दीजिए। बटन सेल देखा है ना सबने, छोटा सा एक सेल होता है। आप देखिए जो आपके फोर व्हीलर की जो कीज होती हैं कीलेस एंट्री के लिए, है ना, फोर व्हीलर की कीज में भी देखिए ये लगे होते हैं बटन सेल छोटे से, तो खराब हो जाते हैं उसको चेंज कर देते हैं। सर वो टॉयज में भी लगे रहते हैं। कुछ टॉयज में तो ज्यादातर प्राइमरी वो सेल हम यूज करते हैं, लेकिन सेल यूज करते हैं, है ना। ये सेल मर्करी सेल बहुत कम टॉयज में लगे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, बटन की तरह से, स्टील के बने हुए। तो देखिए ये क्या है, ये प्राइमरी सेल है, इसमें भी ध्यान दीजिए। जिंक कंटेनर एज एनोड, इसका भी जिंक कंटेनर होता है एनोड, कार्बन रॉड एज कैथोड।
लगभग वैसा ही। एंड अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिक्स्ड विद KOH एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड KOH के साथ मिक्स करके ये इलेक्ट्रोलाइट। एंड द लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटेड फ्रॉम द जिंक एनोड, जिंक एनोड से इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा सा अलग रखते हैं। इस टाइप का ये डायग्राम है। इसमें अगर हम देखेंगे बटन सेल में, तो यहाँ पर देखिए तो ये जिंक का ये जो लेयर है, पहली लेयर, ये जिंक का कंटेनर है, ये एनोड हो गया। बीच में अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट का सेक्शन हो गया KOH और ZNO के साथ मिला के, और सबसे नीचे देखेंगे तो ये HGO मिक्स विद ग्रेफाइट, ये कैथोड हो गया। तो ये एनोड हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये कैथोड हो गया। इस तरह से पूरा होता है। बाकी तो आउटर स्टील केस और ये सब लगा। अब इस सेल के खास बात क्या है और रिएक्शंस क्या है वो रटनी है। इस सेल में रिएक्शन जो हो रही है एनोड पे, Zn plus 2 OH minus gives ZNO plus H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। रटनी है आपको एनी हाउ, आप कैसे रटते हैं ये आपको। कैथोड पे HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड है, प्लस H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg। ओवरऑल रिएक्शन Zn plus HGO gives ZNO plus Hg। रिएक्शंस याद कर लीजिएगा। एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन whose concentration may change, therefore this cell gives a constant potential of 1.35 volt throughout its life। सबसे इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट इसका पास जो ओवरऑल रिएक्शन है, उस ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयंस नहीं इन्वॉल्व है, तो किसी की कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा नहीं हो रही है इनके टाइम के साथ। तो इनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये अपने थ्रू आउट द लाइफ ये 1.35 वोल्ट का एक कांस्टेंट पोटेंशियल देते। कभी कभी डिफरेंस आता है ड्राई सेल में और मर्करी सेल में, डिफरेंस लिखते। तो ड्राई सेल और मर्करी सेल में डिफरेंस ये कि ड्राई सेल में इसका पोटेंशियल टाइम के साथ डिक्रीज होगा। मर्करी सेल अपने पूरे लाइफ में एक कांस्टेंट पोटेंशियल देंगे। अचानक इनका EMF 0 हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देंगे, डेड हो जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो अचानक होंगे। जब तक जिंदा है तब तक ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल देंगे। इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल्स में। सेकेंडरी सेल्स में पहला है लेड स्टोरेज बैटरी, जो बहुत कॉमन है इन्वर्टर में, और कहाँ कॉमन है, कार की बैटरी, इसके अलावा एक्टिवा की, बाइक की, ये सारी बैटरीज लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। और सबसे ज्यादा अगर बैटरी सेक्शन से कहीं से क्वेश्चन आता है तो वो इसी लेड स्टोरेज बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन ड्राई सेल, मर्करी सेल और आगे जो पढ़ेंगे, इन सबसे कहीं ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी है, जहां से क्वेश्चन आता है। ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट बैटरी है, और बेसिकली इसके अंदर 6 छोटे छोटे सेल होते हैं, 6 सेल्स ईच प्रोड्यूसिंग 2 वोल्ट, वो पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो 6 × 2 12 वोल्ट ऐसे हो जाता है। इसके अंदर इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो 6 सेल्स होते हैं जिनका सबका वोल्टेज 2 वोल्ट है। पैरेलल में कनेक्शन होता है, यानी सबके कैथोड को एक जगह, सबके एनोड को एक जगह। पैरेलल कनेक्शन में आपको 12 वोल्ट का पूरा आउटपुट मिलता है। इसमें जो सेल का फीचर, सेल बनाते कैसे, बना कैसे होता है देखिए। इस सेल में ईच सेल कंसिस्ट a large number of lead anode or a grid of lead filled with finely divided spongy lead as anode। इसमें lead का एनोड बनाते हैं, ठीक है, lead का एनोड है, एंड a grid of lead packed with lead dioxide as cathode, यानी जो इसमें कैथोड है वो है PbO2 का। तो Pb एनोड है, Pb अकेले Pb lead एनोड है, PbO2 लेड ऑक्साइड कैथोड है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड आर अरेंज्ड अल्टरनेटली सेपरेटेड बाय थिन वुडन और फाइबर ग्लास शीट एंड सस्पेंडेड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो इसमें हम लोग यूज करते हैं वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी डेंसिटी भी फिक्स है 38% बाय मास डेंसिटी और 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का इस डेंसिटी का सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर। तो इतनी चीजें अभी क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एनोड क्या है? लेड। कैथोड क्या है? PbO2। अब यहाँ पर इसको बनाते कैसे जरा देखिए। हम लोग क्या करते हैं, Pb और PbO2 का ग्रिड बनाते हैं। जैसे ये देखिए PbO2 हो गया, ये Pb हो गया, ये तो ये Pb का एक रॉड लिया, फिर उसके साथ ये देखिए ये दूसरा रॉड हो गया, उसी वायर में कनेक्ट करते हुए इसी वायर को आगे बढ़ा दिया, इससे तीसरा रॉड लगा दिया, ये हो गया ऑल्टरनेट। ऐसे PbO2 एक रॉड हो गया, ग्रिड पूरा ऐसे बना, दूसरा तीसरा ऐसे हो गया, और ये चौथा हो गया। समझ में आ रहा ग्रिड कैसे बनाया है? और आप देखिए सारा जितना भी PbO का सिस्टम था, ये Pb वाला जो सिस्टम है, ये PbE, इन सबको एक जगह उठा के आपने कनेक्ट कर रखा है। पैरेलल कनेक्शन ये कहता है, नेगेटिव आयन एनोड। और जितना भी PbO2 का नेटवर्क था, अब देखिए PbO2 वाला जो नेटवर्क था आपके पास, ये है, इस पूरे नेटवर्क को देखिए आपने ले जाके एक जगह कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव। इस ग्रिड को बनाने से फायदा क्या हुआ? इस ग्रिड को बनाने से अपने आप देखिए इसके अंदर 6 सेल बन गए। कैसे? इतने को देखिएगा तो ये एक सेल बन गया आपके पास। केवल इसको देखेंगे तो एक लेड एनोड, PbO2 कैथोड, एक सेल बन गया। इसको देखेंगे, ये एक सेल बन गया। ठीक है, जहां भी 2 इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं, इसको देखेंगे एक सेल बन गया। इन दोनों को ले लेंगे, एक सेल बन गया। इसको देखेंगे, एक सेल बन गया, और इन दोनों को देखेंगे तो एक सेल बन गया। तो कितने सेल हो गए इसके अंदर? 6 सेल्स हो गए। कैसे? मैं समझा रहा हूं फिर से। देखिए यहां से यहां तक में एक सेल हो गया, ठीक है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोड। इसके और इसके बीच में ये भी एक सेल हो गया, 2 सेल। इसके बीच में एक सेल मान सकते हैं इसे, सेल 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5 और सेल नंबर 6। समझ में आ रहा है? ये 6 सेल हो गए। हर एक सेल Yes, आपको 2 वोल्ट का पोटेंशियल देगा। इस तरह से टोटल ये 12 वोल्ट की बैटरी बन गई। अब इसमें जितना भी लेड का जो ग्रिड है वो सब एक जगह कनेक्टेड है, जो लेड ऑक्साइड का ग्रिड है वो एक जगह कनेक्टेड है। जब कभी आप इस बैटरी को देखो, स्पेशली इन्वर्टर की बैटरी को देखो, तो उसमें आउटपुट में आपको 2 ही पॉइंट मिलते हैं। आपको 2 आउटपुट दिखते हैं आपको। देखा इन्वर्टर की बैटरी? तो फाइनली आपको एक लेड ग्रिड का आउटपुट मिलता है और एक PbO2 ग्रिड का आउटपुट आपको दिखता है खाली। उसी में ले जाके आप फाइनल कनेक्शन ऐड कर लेते हो। लेकिन उसके अंदर जब आप जाएंगे तो उस लेड का पूरा ग्रिड, अंदर लेड ऑक्साइड का पूरे ग्रिड, एक नेटवर्क बना हुआ है, 3-4 प्लेट्स उसके अंदर ही लगी होंगी। और हर पार्टीशन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन्वर्टर की बैटरी में, तो ऐसा जरूर होता है कि हर ये जो पार्टीशन है, हर पार्टीशन के ऊपर आप देखिए वाटर फिल करने के लिए ऐसा बना होता है, या वाटर लेवल इंडिकेट करने के लिए। जहां भी ये पार्टीशन है, जहां पर एक सेल बन रहा है, इसके ऊपर वाटर लेवल चेक करने के लिए ऐसा एक वाटर इंडिकेशन के लिए बना होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे वाटर कम होगा तो वो इंडिकेट कर देगा। आउटपुट 2 ही होंगे, बाकी वाटर लेवल के लिए, वाटर लेवल इंडिकेट करने के लिए ऐसा हम लोग यूज करते हैं। ये लेड स्टोरेज बैटरी का फॉर्मेशन बना लेंगे अब सब लोग। कुछ Yes, नहीं sir. करना, 3 लेड की Yes, sir. और 4 बनाओ PbO2 की। तीनों लेड की प्लेट आपस में कनेक्ट करके एक जगह आउटपुट दे दो, और चारों जो PbO2 की लेड है वो एक जगह कनेक्ट करके आउटपुट दे दो। अंदर 6 सेल बनने चाहिए टोटल। 12 वोल्ट का EMF आपको मिलेगा। ठीक है, आउटपुट देखेंगे फाइनली तो ऐसा दिखेगा। आउटपुट देखेंगे तो खाली हमें 2 आउटपुट दिखेंगे, एक एनोड का और एक कैथोड का। और नीचे देखिए ये सब प्लेट्स ऐसे लगी हुई है, ये ग्रिड है पूरा। ऐसे ये ब्लू वाली प्लेट्स हो गई है ना, ये पूरी प्लेट्स लगी हुई हैं। क्लियर? ये वही ग्रिड पूरा बना, Yes, sir. और ये वाला ग्रिड बना हुआ है ऑरेंज कलर का टाइप। तो देखने में आपको ऐसा लगता है। तो ऑरेंज वाला देखिए, ये PbO2 का ग्रिड है पूरा, ये जहां जहां ऑरेंज दिख रहा है।
और ये जो ब्लू वाला पूरा ग्रिड देख रहे हैं चारों, पूरा देखिए ग्रिड बना हुआ है, एक ये प्लेट हो गई, फिर एक ये प्लेट हो गई, इसी तरह से एक ये प्लेट हो गई, फिर ये चौथी प्लेट हो गई, ये पांचवी, ऐसे छठी प्लेट ऐसे हो गई, ठीक है। 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बना होता है इसका। अब रिएक्शंस क्या होते हैं? टू इंक्रीज द करंट आउटपुट ऑफ ईच सेल द कैथोड प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर एंड द एनोड प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर। दोनों को अलग अलग ज्वाइन कर देंगे, नहीं ये पैरेलल कनेक्शन हुआ, द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सेल्स में जो इंडिविजुअल सेल्स है वो पैरेलल कनेक्शन में है, इनका जो टोटल वोल्टेज मिलता है पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ऐड हो जाता है 12 वोल्ट। रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन। इसमें जो इलेक्ट्रोड, अब इसमें दो रिएक्शन होती है, देखिए इस टाइप की बैटरी को आप डिस्चार्ज भी कर सकते हो और रिचार्ज भी कर सकते हो, दोनों टाइम की रिएक्शन आती है। ध्यान समझिए क्या क्वेश्चन आता है। पहले आप कैथोड और इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शंस देखिए, कब? डिस्चार्ज के टाइम पे, जब बैटरी यूज हो रही है। दोनों रिएक्शन पूछिए, जब बैटरी यूज हो रही है तो रिएक्शंस क्या हो रही है? बैटरी यूज हो रही है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एनोड जो पीबी का है वो सल्फेट आयन से रिएक्ट कर रहा है, PbSO4+2। ये सल्फेट आयन कहां से मिल रहा है? ये H2SO4 से मिल रहा है, तो ये बन रहा है। और कैथोड पे देखेंगे तो PbO2 वापस PbSO4 में चेंज हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है थोड़ा सा कि दोनों PbSO4 ही बना रहे हैं, Pb भी और PbO2 भी। ओवरऑल रिएक्शन क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, Pb प्लस PbO2 प्लस दिस गिव्स PbSO4। अल्टीमेटली आप देखेंगे तो H2SO4 का धीरे धीरे ये यूज कर रहे हैं, H2SO4 यूज होता जा रहा है, वही तो PbSO4 में के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट अंदर कम होता जाएगा, इसीलिए बीच बीच में हमको उसको रिचार्ज भी करना पड़ता है। या सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जब एक लेवल के नीचे चला जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा, फिर उसको रिचार्जिंग चाहिए। जैसे इन्वर्टर की बैटरी काम कर रही है, फिर मान लीजिए 5 घंटा 6 घंटा पावर कट होने के बाद, उसके बाद कभी न कभी तो वो इन्वर्टर की बैटरी भी डाउन होगी। वो इसलिए होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का कंजम्पशन हो रहा है उसके अंदर, और जब कंज्यूम होते होते सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ जाएगी तो सेल की फंक्शनिंग बन जाएगी। ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए ये डिस्चार्ज के टाइम की रिएक्शन है, रिचार्ज जब होगा सेल तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट में क्या होगा जरा समझिएगा, एनोड वाली रिएक्शन कैथोड पे, कैथोड वाली एनोड पे हो जाएगी, और रिवर्स डायरेक्शन है। जैसे ये रिएक्शन आप इधर से लिखेंगे, अब आप ये हो जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन ये रिएक्शन कहां पर होगी? कैथोड पे नहीं, कहां पर होगी? एनोड पे। तो अगर जब आप डिस्चार्ज के टाइम की रिएक्शन याद कर लेते हो तो रिचार्जिंग की रिएक्शन अपने आप क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना, रिचार्जिंग की रिएक्शन में क्या करना है, जो डिस्चार्ज की रिएक्शन है पहले तो उनका इलेक्ट्रोड बदल लीजिए, जो कैथोड की रिएक्शन है वो एनोड पे, जो एनोड की रिएक्शन है वो कैथोड पे, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, बस इतना से करना। तो ये दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए जब H2SO4 की डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml से नीचे चली जाएगी तो सेल काम करना बंद कर देगा, उसको रिचार्जिंग चाहिए। जब रिचार्ज करेंगे तो क्या रिएक्शन हो रही है? कैथोड पे देखिए क्या हो रहा है, PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स दिस। अब देखो ये रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है? एनोड पे। Pb प्लस सल्फेट आयन गिव्स PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। इसी को बदल देंगे, PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस सल्फेट, लेकिन कैथोड पे होगा ये, ठीक है, वही हो रहा है। और जो वहां कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है उसको यहाँ एनोड पे लिख दीजिए, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप सेल को रिचार्ज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर जनरेट होने लगा, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। एक बार हमने सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड बार बार नहीं भरना होता ऐसे सेल में, वाटर खाली भरना होता है, ठीक है। Yes, sir. लेड स्टोरेज बैटरी का पूरा स्ट्रक्चर। रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिचार्ज के टाइम की और डिस्चार्ज के टाइम की। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं मैंने आपको बता दी।